दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हर दिन नए नए विषयों को लेकर आते हैं। खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियों को लेकर आते हैं, आपकी कृषि को और भी सरल बनाने के लिए, आपकी जो मेहनत है उसको आसान करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, खेती किसानी में बहुत सारी उन्नत तकनीकें होती हैं जिनके माध्यम से आप अपनी खेती को और भी लाभकारी बना सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है। और आज के इस युग में आधुनिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण बहुत अच्छा एक विषय है जिसमें कृषि यंत्र भी आता है। तो आज हम कृषि यंत्रों के बारे में बात करेंगे, हमारा विषय भी आज यही है। तो आज इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए कृषि यंत्रों पर हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर दिनेश कुमार द्विवेदी जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल से हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। धन्यवाद साथियों, भोपाल में कृषि यंत्रों का प्रचलन काफ़ी समय से है और यहाँ उन्नतशील कृषि यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रहा है और यह नवीनतम कृषि यंत्रों का विकास करता है। इसके साथ साथ ये जो कृषि तकनीकी है, हम लोग कृषि निर्माताओं को देते हैं और कृषि निर्माता अपना और फार्मर का फीडबैक लेकर के, जो कृषक हैं और जो यूजर्स हैं और वैज्ञानिक दोनों का फीडबैक लेकर के, ये कृषि निर्माता लोग अपना जो है एक यंत्र जो फार्मर फ्रेंडली और फार्मर के लिए उपयोगी होता है उसका निर्माण करते हैं। जो यंत्र कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जाता है उसका यह फील्ड में परीक्षण करते हैं। लेबोरेटरी में परीक्षण करने के बाद फील्ड में जाते हैं, फील्ड में ट्रायल करने के बाद उसका लॉन्ग ट्रायल किया जाता है। इसके बाद हम लोग यही यंत्र सब जो है कृषि निर्माताओं को देते हैं। लेकिन कृषि निर्माता फार्मर की मांग के अनुसार उस यंत्रों में कुछ और परिवर्तन कर जो फार्मर को रियल लाइफ में यूजफुल होता है उस तरह का उसमें कॉलिब्रेशन कर उनको उपयोग के लिए उपयोगी बनाते हैं। भाई, यंत्र निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य उन्नत तकनीक से यंत्रों का निर्माण कर कम समय में कम लागत में कृषि यंत्रों का उपयोग करना है। कृषक की आय बढ़ाने के लिए समय पर कार्य करना, एक निश्चित समय पर कार्य करना और समय पर कार्य को पूरा हो जाना ही एक उद्देश्य है, जिससे कि समय पर, जैसे हम कभी भी अगर हम समय पर जुताई करके खेत को तैयार करके रखेंगे तो हम बुवाई का कार्य कर सकेंगे। आजकल जो कृषि यंत्रों का निर्माण हो रहा है वो इस हिसाब से हो रहा है कि यदि हम चाहें तो एक साथ जुताई और बुवाई बार बार ना करके एक साथ दोनों कार्य कर सकते हैं। इस तरह से उन्नत कृषि यंत्र हमारे जीवन में, कृषकों के जीवन में कृषि वैज्ञानिक और कृषि यंत्र निर्माताओं के माध्यम से विकसित किए जा रहे हैं और यह दैनिक प्रयोग में आ रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे कि कृषि यंत्र जो है आज के इस दौर में, यानी कृषि का अगर दौर हम देखें आज के टाइम, तो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो चुके हैं। और जैसे आपने कहा कि लागत को कम करना, तो कृषि जो यंत्र होते हैं कहीं ना कहीं लागत को कम करते हैं। एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा सर, कि कृषि यंत्र, आपने कहा कि हम जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से हम निर्माताओं को जो उपलब्ध कराते हैं, तो किसानों के पास कैसे वो पहुँचें और किसान को प्रशिक्षण लेकर अगर वो चलाना चाहें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रशिक्षण लेकर अगर वो चलाएं तो वो किस तरीके से आप लोग इसमें काम करते हैं? देखिए, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान देश की विभिन्न परियोजनाओं में कार्य कर रहा है, जैसे फार्म इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी, एग्रीकल्चर एनर्जी एंड पावर, सोयाबीन यूटिलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से सॉइल एंड वाटर ड्रेनेज इंजीनियरिंग। तो फार्म इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी जो ग्रुप है वो हमारे विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का निर्माण करता है और उसके लिए जो कृषि यंत्रीकरण प्रभाग है वो हमारे यहाँ प्रशिक्षण का कार्य देता है।
कृषि विज्ञान केंद्र भी ग्रामीण क्षेत्रों से कृषकों को ला करके उन्हें प्रशिक्षण कार्य दिया करते हैं। इसी तरह से जैसे हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में आजकल सोलर पंप का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के अन्य यंत्रों का उपयोग होता है। सोयाबीन, जैसे हम सोयाबीन उगा तो लेते हैं, लेकिन सोयाबीन का अगर वास्तविक मूल्य हम देखें, जो विक्रय मूल्य है वो कुछ और होता है। और लेकिन अगर हम एमएसपी पर बेचने चाहें और अगर हम उसको प्रोसेस करके उसके उत्पाद को, सोयाबीन को किसी उत्पाद में परिवर्तित करके बेचें तो उससे हमें उसके दोगुनी और तिगुनी मूल्य मिलता है। इस तरह से ये जो हमारा संस्थान है सोयाबीन में प्रशिक्षण कार्य देता है, जिसमें सोयाबीन से पनीर बनाना, बिस्कुट बनाना, सोयाबीन के विभिन्न तरह के उत्पाद बनाना, कृषि मशीनरी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देता है। यंत्रों का कैसे कुशल संचालन करेंगे, कैसे रखरखाव करेंगे, किस तरह से यंत्र कार्य करते हैं, किस तरह से दक्षता पूर्व कम समय में, कम लागत में हम कृषि को उपयोगी बना सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा मूल्य संवर्धन की बात। कहीं ना कहीं किसान अपने ही जो कच्चा माल होता है उसको अगर वो प्रसंस्करण करके अगर मूल्य संवर्धन की ओर जाता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें भी सर कहीं ना कहीं आपके जो कृषि यंत्र हैं वो काम करते हैं, कारगर होते हैं, आप लोग इसमें मदद करते हैं? हाँ साथियों, ये कृषि विज्ञान केंद्र और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान दोनों में ही हमारा एक प्रोसेसिंग डिवीजन है, जो कि विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों को प्रसंस्करण में, जैसे गेहूं से आटा बनाना, मैदा बनाना, सूजी बनाना, तो ये गेहूं का प्रसंस्करण हो गया। लेकिन अगर हम फलों की बात करें, जैसे सब्जियों की बात करें, जैसे टमाटर है, टमाटर का अगर हम बाजार में मूल्य सीधा बेचने जाएं तो जो पीक का आवर्स होता है उसमें 10 रुपए से 40 रुपए अधिकतम मूल्य किसान को प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम उसी का चटनी, केचप या अन्य उसको जो है उसकी जैम, जेली उस तरह से बनाते हैं तो उसका जो है गृह उद्योग में उसका हमें संवर्धन मूल्य भी मिलता है और हमें अच्छा मूल्य किसान को प्राप्त होता है। साथ ही साथ जैसे हमारा फल है, फल अनुसंधान में जब हम जाते हैं तो फल अनुसंधान में हम यदि आम को बेचने जाएं तो आम का हमें 20 रुपए से 40 रुपए और अधिकतम 60 रुपए मूल्य मिलता है। लेकिन जब उसका हम जैम बनाएं या उसकी जेली बनाएं तो उसी का मूल्य 200 रुपए आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम प्रसंस्करण करके जो किसान का जो बहुमूल्य उपयोग है, बहुमूल्य पदार्थ हैं, उनको प्रसंस्कृत करके अगर हम बेचें तो उसको अधिक मूल्य, इसी तरह से किसान की आय बढ़ाई जा सकती है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सर जैसा कि आपने कहा कृषि यंत्रों के बारे में, तो वर्तमान में अभी रबी सीजन चल रहा है, रबी सीजन अभी शुरू हुआ है, तो खरीफ सीजन के समाप्ति पर जो कृषि यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं किसानों द्वारा, तो अभी आधुनिकीकरण में आप कौन कौन से रिकमेंड करेंगे या कौन कौन से बताएंगे कि इनको आप यूज़ करो, इस्तेमाल करो तो ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे? देखिए, किसानों की खेत की तैयारी करना एक मुख्य समस्या है। खेत में कटाई, जैसे सोयाबीन और धान,
दोनों हमारे लगभग पूर्णतः तैयारी है। सोयाबीन लगभग कट चुकी है और धान हमारी कटाई के लिए तैयार है। तो कटाई के यंत्रों में हम ऐसे यंत्रों का उपयोग करते हैं जिससे कि हम सीधा जो है उसका उपयोग सीधा खेत से कटाई कर उसका जो पुआल है धान में, ऐसे यंत्रों का उपयोग कर जिससे कि खेत में कटाई करने के बाद उसकी पुआल का उपयोग कर सकें। तो उसके लिए आपका ये रीपर है, इसमें कन्वेयर बेल्ट जो है लगा हुआ है। कन्वेयर बेल्ट लगाने का पर्पज ही यही था कि जो चीज़ हम एक जगह आती है उससे गिरा करके एक तरफ हम कन्वे करते हैं। दूसरा, पहले इसमें जो सिस्टम होता था कि इसमें ये प्लेट लगी रहती थी और ये हाइट कम होती थी, इसकी विड्थ कम होती थी, तो जो सोयाबीन या धान जो खिरता था वो एक जगह गिर जाता था बाहर। तो उसके लिए ये इसमें सुधार किया गया है। अभी जैसे खेत हमारा, हमने धान काटा, धान काटने के बाद खेत को तैयार करना एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रायः किसान आग लगा देते हैं खेत में। खेत में आग लगाने से हमारा पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसको बचाने के लिए ये रोटरी स्लैशर 45 HP से 35 HP से लेके 45 HP 55 HP 4 फीट 5 फीट 6 फीट सब तरह के साइज के बनते हैं। इसके माध्यम से हम जो खेत का कृषि अवशेष है उसको बारीक रूप में परिवर्तित कर देंगे जिससे कि हम खेत में जुताई का कार्य आसानी से कर सकेंगे। किसान जो खेत में आग लगा रहा है उसका मुख्य कारण है कि वो खेत को तैयार करने में असमर्थ रह रहा है। उसी के कारण वह एक सीधी सरल तकनीक माचिस की तीली से आग लगाकर, लेकिन वह भूल जाता है कि ये कृषि जो है इसमें हमारे जो जैविक है, कृषि के अंदर जैविक जीवाणु हैं उनका भी नाश हो रहा है उसके आग लगने से। और ये जो चीज़ें हैं, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो मर जा रहे हैं। साथ ही साथ ये कृषि अवशेष खेत के लिए खाद बनाने में अत्यधिक उपयोगी होता है, ये भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, हमेशा बाद में तैयार करने के लिए ये रोटरी स्लैशर है, मल्चर है, इस तरह के उपयोग यंत्रों का करें और उसको खेत को अच्छी तरह से तैयार करें। जी, बहुत अच्छी बात कही सर आपने इस मशीन के बारे में। कहीं ना कहीं किसानों द्वारा जो आग का एक इस्तेमाल होता है वो नहीं होना चाहिए, जो कि पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सर, ये हमने खेत तैयार किया, अब इसके बाद में कहीं ना कहीं हमें जो है वो अभी जुताई करना है, गहरी जुताई इस समय होती है किसानों को, तो वो किस यंत्र से करें और किस तरीके से करें जो आगे उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो और सुलभ तरीके से उनका काम होता रहे? ये जो है तोता प्लाऊ हम उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि मिट्टी पूर्णतः पलटती नहीं है, लेकिन नीचे से अच्छी तरह से खेत जुताई होकर के सॉफ्ट होकर के तैयार हो जाता है। धान के अवशेष जो है इससे पलट करके नीचे चले जाते हैं और जो बुवाई में आसानी होती है। साथ ही साथ जो हमारे कल्टीवेटर हैं, कल्टीवेटर में हम डकफुट की जगह चिजिल कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम गहरा जोत करके खेत को पल्पराइज करके तैयार कर सकें, जिससे जो गेहूं या चना बोते समय उनकी जड़ों का फैलाव हो और पेड़ का अत्यधिक वर्धन हो। सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने इसके बारे में, तोतापरी के बारे में। तो ये एक यंत्र है जिससे किसान भाई कहीं ना कहीं उनको बहुत आसानी होगी आगे के काम में, आगे का करने के लिए। सर, कुछ और यंत्र हैं यहाँ पर, जैसे बुआई की बात करेंगे हम यहाँ पर, और किसानों को जो आगे इसमें अभी क्रमबद्ध बढ़ते चलें। बोनी के लिए तो किसान को डबल पेटी सीड ड्रिल, जी, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये चिजिल कल्टीवेटर या तोता प्लाऊ से खेत को तैयार कर देते हैं, लेकिन खेत किसान की संतुष्टि के अनुरूप नहीं हो पाता है। किसान को आजकल 2 या 3 बार कल्टीवेटर करने की आदत पड़ी हुई है। किसान भाइयों, आप लोग ध्यान दीजिए, हम कृषि में लागत घटा करके ही मुनाफे का धंधा कर सकते हैं। तो हम खेत को तैयारी उस स्थिति में हम रोटावेटर का उपयोग करके भुरभुरा तैयार करें। हम रोटावेटर का उपयोग करें। रोटावेटर 5 से 7 फीट अलग अलग साइज के 45 HP से लेकर के 55 HP
75 HP, 65 HP सभी तरह के साइज के अकॉर्डिंग मैच ऑफ रोटावेटर बनने लगे हैं। किसान भाइयों, उसी के अनुसार आपको खेत को भुरभुरा तैयार करें और जब भी बुवाई करें तो ये ध्यान रखें डबल पेटी सीड ड्रिल का उपयोग करें। डबल पेटी सीड ड्रिल का हम उपयोग करेंगे तो हम खाद और बीज को अलग अलग बो सकेंगे। जी बिल्कुल सर, आपने कहा डबल पेटी सीड ड्रिल, तो ये एक आधुनिक यंत्र है, तो कहीं ना कहीं इसको आप मतलब किसानों के लिए कैसे उपलब्ध होता है और क्यों उन्हें डबल पेटी सीड ड्रिल जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए? डबल पेटी सीड ड्रिल हम आज आधुनिक यंत्र नहीं है, ये 30 वर्षों से विकसित है, लेकिन किसान की मानसिकता है कि वो खाद और बीज को मिला करके बोना चाहता है, जबकि बार बार यह प्रचारित किया जा रहा है कि खाद और बीज को अलग अलग बोना चाहिए। बीज से 2 इंच नीचे, 1 इंच कम से कम नीचे खाद गिरना चाहिए। आवश्यकता खाद की आवश्यकता बीज की निकले हुए जड़ के भाग को है, तने को नहीं है। तने को किसी प्रकार की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये बीज अंकुरित होगा तो उसकी जो जड़ है, जड़ नीचे की ओर जाती है, इसीलिए हम अलग खाद और बीज। दूसरा क्या है, खाद के अंदर केमिकल होता है और हम अपने बीज को ट्रीटमेंट करके, उपचारित करके, बीजोपचारित करके बोते हैं, और दोनों चीज़ें मिश्रित, 2 तरह के केमिकल मिश्रित होने से बीज का जो अंकुरण है उसमें नुकसान होता है। इसलिए किसान भाइयों, ये बार बार प्रचारित किया जा रहा है, सभी लोग सब स्तर पर हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमेशा डबल पेटी सीड ड्रिल का उपयोग करें, जिससे कि खाद और बीज दोनों अलग अलग बो करके आप उन्नत तकनीक का उपयोग कर अधिक उत्पादन ले सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। किसान भाई कहीं ना कहीं अगर जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारी आय को बढ़ाना है तो हमारी लागत को भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब लागत घटेगी तभी कहीं ना कहीं आय में भी वृद्धि होगी। एक बहुत आधुनिकीकरण अगर हम कृषि में क्षेत्र में देखें तो कृषि में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल। यंत्रों का जो इस्तेमाल है किसान भाइयों को बहुत जान समझ कर करना चाहिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इस क्षेत्र में। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि हमारी अभी बुआई हुई है, तो सिंचाई में भी कहीं ना कहीं कृषि यंत्रों का इस्तेमाल होता है, सिंचाई के लिए भी कहीं किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को? हाँ, देखिए आजकल पानी क्या बहुमूल्य हो गया है, पानी अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप जो है पानी को हम स्प्रिंकलर के माध्यम से अगर हम देंगे, जो हम फ्लड सिस्टम से बहाव को रेला करके, जो पुरानी तकनीक थी, बंड बना करके रेला से पानी बहा करके खेत में पानी भरते थे, आजकल खेत जो है किसान भाई लेवलर के माध्यम से खेत को लेवल करते हैं और बुवाई करते समय ही एक नाली बना करके प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, और साथ ही साथ स्प्रिंकलर के माध्यम से अगर हम पानी का उपयोग करें तो 1/3 कम से कम पानी का हमारा बचत होगी और हम कम पानी की लागत में अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर सकेंगे। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने फसलों की 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। अलसी की आधुनिक खेती में है भरपूर लाभ। भारिया जनजाति के विलुप्त अनाज और व्यंजनों की प्रदर्शनी। कोरोना काल में महिला किसान भी रखें सावधानी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने फसलों की 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाल ही में विकसित की गई फसलों की 17 बेफर्टिफाइड किस्में राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने कहा कि कुपोषण से निपटने के लिए देश भर में तेजी से काम हो रहे हैं। ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद हों। ये पोषण आहार अभियान के तहत उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि गेहूं और धान सहित अन्य अनाज की अलग अलग किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हमारे देश में फसलों की सामान्य किस्मों में किसी न किसी पौष्टिक पदार्थ या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है। अनाज की नई किस्में इस कमी को दूर करेंगी और अनाज की पौष्टिकता को बढ़ाएंगी। अलसी की आधुनिक खेती में है भरपूर लाभ।
अलसी तिलहन फसलों की एक महत्वपूर्ण फसल है। इसका महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि अलसी का पूरा पौधा आर्थिक महत्व का होता है। आयुर्वेद में अलसी को दैनिक भोजन माना जाता है। इसमें सबसे अधिक ओमेगा 3 वसी अम्ल पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है और अनेक रोगों से बचाव के लिए भी ज़रूरी है। पिछले कुछ समय से अलसी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। अलसी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि भारत में मध्य प्रदेश अलसी उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अलसी की फसल के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। अलसी की बुआई 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी का भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अलसी की बुआई असिंचित क्षेत्रों के लिए अक्टूबर और सिंचित क्षेत्रों के लिए नवंबर माह में अधिक उपयुक्त होता है। बीजों का चयन, उनका उपचार और उर्वरकों की मात्रा भी इसकी खेती में महत्वपूर्ण होती है। भारिया जनजाति के विलुप्त अनाज और व्यंजनों की प्रदर्शनी। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है। प्रमुख रूप से इसकी आबादी छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में रहती है। इस जनजाति के लोग आज भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाए और बनाए रखे हुए हैं। बात यदि इनके खान पान की हो तो अब भी ये अपने परंपरागत अनाज पर ही निर्भर हैं। भारिया जनजाति के पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजनों पर पिछले दिनों तामिया जिले के चिमटीपुर गांव में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस प्रदर्शनी में भारिया जनजाति की महिलाओं ने कोदो कुटकी की उन्नत किस्मों से बनाए व्यंजनों का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने महुए, कोदो कुटकी के लड्डू, महुए का हलवा, महुए की खीर, जगनी भरका, बांस गजरे की सब्जी, मंडिया की पेज, केवकांट, भजिया जैसे विलुप्त हो चुके पौष्टिक पदार्थों का भी प्रदर्शन किया। कोरोना काल में महिला किसान भी रखें सावधानी। देश भर में खेती के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान लगभग 80% है। कोरोना संकट और लॉकडाउन का असर समाज के हर तबके पर पड़ रहा है। बात करें यदि महिला किसानों की तो अधिकतर महिलाओं को जमीन पर मालिकाना हक नहीं है, बल्कि वे खेती में मजदूरी कर अपना पेट भरती हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो महुआ के पत्तों और फूलों को रोज इकट्ठा कर रोज बेचती हैं। इस प्रकार निदाई गुड़ाई के ढेरों खेती के कामों में ये महिला किसान लगी हैं। कोविड की इस महामारी में कुछ समय तक अन्य किसानों की तरह इन महिला किसानों का काम भी कुछ समय तक थम गया था, लेकिन अब सभी सावधानी बरतकर घर से निकल रहे हैं। महिला किसानों को विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें बाहर के साथ साथ घर के काम की भी जिम्मेदारी रहती है। घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप घर पर ही सूती कपड़ों का मास्क बना सकती हैं। झुंड में काम करने की बजाय आवश्यक दूरी बनाए रखें। खेतों में भोजन करने की बजाय घर पर ही भोजन करें। काम से लौटकर नहाकर कपड़े धो लें। खाना बनाने और खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।